नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सीरीज में हम कर रहे थे एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट देख रहे थे और क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही थी। इसमें आज हम पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यानी पृथ्वी किन किन मंडलों से बना है, कौन कौन से मंडल हैं पृथ्वी के, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और आपने पहले पढ़ चुका है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। यानी जीवन की जो दशाएं होती हैं, वो सारी दशाएं इस वाले ग्रह पर संभव है। मानव जहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं, जैसे भूमि चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए, गैसें चाहिए, सारी मौजूद हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भूमंडल, एक होता है वायुमंडल और एक होता है जलमंडल। भूमंडल के क्या होता है? पृथ्वी का ठोस भाग, जिसे भूपर्पटी कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, लैंड, जिसमें मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी चट्टान वगैरह पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? हम भूमंडल कहते हैं। और वायुमंडल, जिसमें सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और सारी दूसरी गैसें जो पाई जाती हैं, आर्गन वगैरह, सारी इसमें पाई जाती हैं। और पृथ्वी का वह भाग जिसमें जल पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल की अवस्थाएं भी, जल, जलवाष्प, सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। और एक जीव मंडल। जीव मंडल क्या होता है? जीव मंडल क्षेत्र वह है जहाँ पर स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार का जीवन संभव है। जैसे कि मान लीजिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये तीनों हैं। इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? जीव मंडल। बड़ा बनाता हूँ। ये हो गया जीव मंडल। ये हो गया अपना स्थल मंडल। ये हो गया क्या? वायुमंडल। और ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना भूमंडल। तो ये जो है, यहाँ पे तीनों मंडल मिल रहे हैं, ऐसे मंडल को कहते हैं हम जीव मंडल। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूमंडल के बारे में। भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस पार्ट होता है, वही भूमंडल कहलाता है। भूपर्पटी चट्टाने और मिट्टी की पहली परत से बना होता है ये, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व होते हैं। तो भूमंडल में क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, ये भूमंडल का पार्ट है। और बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो ऐसे स्थलीय भूभाग जो बड़े आकार के होते हैं, उन्हें किसके नाम से जानते हैं? महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, विश्व में आपने देखा होगा मानचित्र, उसमें इसको महाद्वीपों को दर्शाया गया है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य मापा जाता है। हाँ, स्थल मतलब ये समुद्र है। यहाँ से अगर बाकी जो ऊंचाइयां नापनी होती हैं, जैसे कोई पर्वत अगर कहीं नापना है, तो इस तल से मापा जाए, इस तल से मापा जाएगा, यहाँ को शून्य मापा जाता है। तभी आपने प्लेटफॉर्म वगैरह पे देखा होगा, जब स्टेशन का नाम लिखा होता है, रेलवे स्टेशन का, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये हमारे सारे कौन से हैं? कॉन्टिनेंट हैं, यानी कि महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया महाद्वीप, ये पहले नंबर पे आता है। फिर होता है अपना अफ्रीका महाद्वीप। फिर होता है उत्तरी अमेरिका। फिर होता है हमारा कौन सा महाद्वीप होता है? साउथ अमेरिका। और फिर उसके बाद में आता है अंटार्कटिक महाद्वीप। ये भी एक महाद्वीप है, क्योंकि ये, पर यहाँ पे रहने लायक दशा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बर्फ रहती है हमेशा, लेकिन फिर भी ये महाद्वीप है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है और लैंड फॉर्म है, तो इसलिए महाद्वीप है। और उसके बाद में कौन सा आता है? यूरोप। यूरोप यूरोप आता है छठे नंबर पे। और सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये न्यूजीलैंड वगैरह आता है, पापुआ गिनी वगैरह, ये सारे इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये महाद्वीप है। और यहीं पे हम महासागर का भी अध्ययन कर लेते हैं। महासागर कौन से होते हैं? एक तो ये महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, तो इधर से भी और इधर से भी ये पूरा अगर इसको जोड़ दिया जाए तो एक महासागर है। ये पहले नंबर है प्रशांत महासागर। फिर अपने दूसरा नंबर पर आएगा अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति एस के आकार की है। आगे बढ़ेंगे आप, एस के आकार की, क्योंकि ये एस जैसा बनाता है। देखो प्रॉपर अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से जाएगा और यहाँ तक एस जैसे आकार की बनी, इसलिए वो एस के आकार की, अगर एग्जाम में आता है कि एक्स एस के आकार की कौन सी, एस जो आकार है किस महासागर का है, तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर का है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, इंडियन ओशियन। उसके बाद में क्या आता है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन हिंद महासागर जो भारत के नाम पर है, एकमात्र देश जो किसी देश के नाम पर है, ये इंडियन इंडियन ओशन है। ठीक है, और इंडियन ओशन के बाद में क्या आता है, साउदर्न, ये वाला दक्षिणी महासागर साउदर्न ओशन। और उसके बाद में क्या आता है, आर्कटिक महासागर। ये क्रम से मैंने बताए हैं आपको, पहले नंबर पे प्रशांत, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, फिर चौथे नंबर पे साउदर्न, और पांचवें नंबर पे आर्कटिक महासागर। 5 बड़े बड़े महासागर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, ये ऊंचाई दी गई है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 किलोमीटर है। जबकि भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अभी इसकी लंबाई बढ़ रही है, अब इसका लंबाई अगर मापी जाएगी तो 8,850 किलोमीटर हो चुकी है, क्योंकि वो अभी भी बढ़ने की स्थिति में है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में पाया जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी लैंड पर ऊंचे ऊंचे पार्ट है, तो समुद्र में, जैसा समुद्र है, समुद्र में भी गहरी खाइयां पाई जाती हैं, और एक प्रशांत महासागर में है जिसका नाम है, इनको कहते हैं गर्त, और जो प्रशांत महासागर में उसका नाम है मैरियाना गर्त। उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैरियाना गर्त। ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग की कितनी अधिक भी हो सकती है समुद्र का। हाँ, मतलब जो अपना सबसे ऊंचा भाग कौन सा है पृथ्वी का, यही है अपना एवरेस्ट। इससे भी ऊंची है, इससे भी जो गहराई है इसकी, इससे भी नीची गहराई है, मतलब इससे भी ज्यादा गहराई है कह सकते हैं हम। ठीक है, महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप के बारे में मैंने बता दिया आपको, महाद्वीप 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। हैं? ये विस्तृत जल संधि के जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। हाँ, जल राशि जैसे कि एक दूसरे अलग किसके माने जाते हैं भाई, नॉर्थ अमेरिका है ये, तो ये किससे अलग हो रहा है, एक जल डमरू से अलग हो रहा है, वो आगे चर्चा करेंगे। तो जल राशियों से जो महासागर हैं उनसे अलग होते हैं ये। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, ये सारे महाद्वीप आपको दिखाए गए हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल भाग का 1/3 भाग में फैला हुआ है ये। ठीक है, और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। अब आप गोलार्ध कैसे बताएंगे, मैंने आपको पहले या दूसरी क्लास में बताया था कि गोलार्ध पृथ्वी 2 गोलार्ध होते हैं, एक तो ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, ये इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये वाले हेमिस्फेयर है। तो एशिया कहाँ आता है, इसमें आता है, और नॉर्दर्न अमेरिका में इसमें आता है, यूरोप भी इसमें आता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आता है, और साउदर्न अमेरिका यहाँ आता है, और अफ्रीका भी कुछ इसमें आता है, कुछ इसमें आता है। ठीक है, दोनों में आता है, ये वाली बात आपने देखा होगा। ठीक है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप को अलग करता है। हाँ, मैंने बताया था कोई ना कोई लैंडफॉर्म ऐसा होगा या फिर जलराशि ऐसी होगी जो किसी को अलग करेगी। तो अगर यहाँ पे यूरोप है, इस तरीके से यूरोप बसा हुआ है, और यहाँ पे एशिया, तो यूराल पर्वत एक है यहाँ पे जो जिससे इनकी सीमा रेखाओं का निर्धारण होता है। ठीक है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। हाँ, यूरोप और एशिया के पूरे भाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है यूरोप और एशिया। यूरोप क्या है, यूरोप दूसरे नंबर पे आते हैं। यूरोप सबसे छोटा है, सब मतलब ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है भाग है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। अब पश्चिम और उत्तर तो आप जानते ही होंगे, पश्चिम और पूर्व, यानी कि अगर यहाँ पे एशिया है तो यहाँ पे क्या होगा, यूरोप होगा। ठीक है, पश्चिमी भाग में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, और यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखकर इसकी स्थिति का पता लगाइए, मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले जो मानचित्र दिखाया था उसके बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा यही है, और जो विषुवत वृत्त है इससे होकर गुजरता है, बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है। इसके अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और आप पाएंगे कि यह ऐसा गोलार्ध है जिस पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, यानी कि मैंने पहले बताया था कि ये 3 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, लेकिन बहुत बड़ा भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में भी है। इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मैंने बताया था 3 रेखाएं बताई थी आपको। ये विषुवत हो गई, ये 23.5 साउथ हो गई,
है ये 23.5 नॉर्थ हो गई। इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सहारा का जो रेगिस्तान है, तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो ये इसी महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र में महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि। अब जल संधि क्या होती है, दो बहुत बड़े लैंडफॉर्म होते हैं इस तरीके से। एक ये अपना अमेरिका है, अगर हम देखें इसको, तो यहां से एक जुड़ा है पनामा जल संधि। क्यों, यहां पे क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत, और यहां पे क्या है, कैरेबियन सी है वैसे तो, कैरेबियन सागर, और यहां पे क्या है, अटलांटिक महासागर। तो इससे जो है अलग होता है। और जल संधि कैसे, इसको बोलते हैं पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। जल संधि किसको कहते हैं, जब दो बड़े भूभाग एक छोटे से वाटर बॉडी से अलग हो रहे हो, उसको जल संधि बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, से कहते हैं, क्या कहते हैं, जल संधि। ठीक है, स्थल का देखो, एक ये बड़ा भाग है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे एक छोटा सा लैंड फॉर्म जुड़ा है ये। ठीक है, ये जल संधि कहते हैं। एक बहुत बड़े जल संधि है, जल संधि है, और दोनों की जल की संधि कौन कर रहा है, छोटा सा लैंड फॉर्म है। तो छोटा लैंड फॉर्म जो दो बड़े भूभाग को जोड़ता है, उसको जल संधि कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही पाक जल संधि भी है, जो भारत को और श्रीलंका को एक दूसरे से जोड़ती है। ये आपने पहले देखा होगा। ठीक है, ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी में भी है और पश्चिमी गोलार्ध में भी स्थित है। ठीक है, उत्तरी में और पश्चिम। अब उत्तर और पश्चिम कैसे होगा, देखो, उत्तर पश्चिम, ये हो गया, पृथ्वी हो गई, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, मतलब इसमें कहीं होगा, और पश्चिम में मतलब इसके कहीं होगा, तो यहां पर स्थित है ये। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो। और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। अब दक्षिणी अमेरिका के बारे में, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और विश्व का ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है ये, अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर जो एक पर्वत श्रृंखला मिलती है यहाँ पर, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो इसी महाद्वीप में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, अमेजन नदी यहाँ पे मिलेगी आपको, वो भी यहीं पे पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप मैंने बताया था। ठीक है, और कहाँ स्थित है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं, कि द्वीप क्या होता है, ऐसा कोई लैंड फॉर्म जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, ऐसे क्या बोलेंगे, द्वीप। अब ये ऐसे द्वीप बोलेंगे, लेकिन ये इसको द्वीप क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये बड़ा भूभाग है। कैसा भूभाग है, बड़ा भूभाग, बड़ा भूभाग है, तो इसको क्या कहेंगे, महाद्वीप बोल देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल, अगर पृथ्वी हमारी यहाँ है, ऐसे मान लो एक पृथ्वी है हमारी, तो ये बिल्कुल इस तरीके से नीचे की तरफ है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, या नॉर्थ अमेरिका, या साउथ अमेरिका, या यूरोप, या एशिया, और यहाँ अफ्रीका। ठीक है, ये खाका तैयार मैंने किया है, खाका के बारे में कल आपने पढ़ा था, उस तरीके से। तो यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। ये दक्षिणी ध्रुव भी बोल सकते हैं। एक ध्रुव ये हो गया, नॉर्थ पोल, और सॉरी, साउथ पोल, और नॉर्थ पोल ये हो गया, तो दक्षिणी ध्रुव में है। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए क्या होता है, हमेशा मोटी बर्फ की चादरों से ढका रहता है, हमेशा बर्फ रहती है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव तो निवास नहीं करता, स्थायी जीवन संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत से देशों के शोध, यानी कि रिसर्च सेंटर यहाँ पे है, भारत के भी हैं यहाँ पे शोध रिसर्च सेंटर, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भी यहाँ पे भारत के रिसर्च सेंटर हैं। अब पढ़ते हैं हम जलमंडल। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, स्थलमंडल। अब पढ़ते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को नीला गिरह कहते हैं। पृथ्वी को क्यों कहते हैं नीला गिरह, क्योंकि 71% भूभाग पर, पृथ्वी पर क्या है, क्या है इसमें, 71% भाग पर क्या है, पानी, यानी कि जल पाया जाता है। और
पृथ्वी के 29% पर क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, जैसे कि रूप जल के रूप क्या हो सकते हैं, बर्फ हो सकता है और क्या हो सकता है, जल वाष्प हो सकती है, और क्या हो सकता है, जल अपने जल रूप में, द्रव रूप में हो सकता है। ठीक है, और ये जल के अगर आप पढ़ेंगे तो ये जल के रूप भी हैं, ये जल का ठोस रूप है, ये गैसीय रूप है, और ये द्रवित रूप है, द्रव रूप है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक जल भाग महासागरों में पाया जाता है। सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, 97% भाग। ठीक है, और इतना अधिक खारा होता है कि ये पीने योग्य नहीं होता है। देखो एक खाका, मैंने खाके के बारे में पढ़ा था कि मोटा मोटा हम खींच देते हैं कि कैसे क्या क्या है, तो यहाँ यूरोप है, यहाँ एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। ठीक है, मानव को उपयोग में नहीं आता, खारा पानी तो उपयोग में नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ा भाग है बर्फ की परतों और हिमनदियों भूजल के रूप में पाया जाता है। भाई बर्फ की परतें भी हैं, जैसे कि अंटार्कटिका पूरा अपना किससे बर्फ की ढका है, तो ये भी पानी का रूप है, लेकिन ये भी उपयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है, जल का बहुत कम भाग एलावड़, एलावड़ मतलब होता है पीने योग्य, मीठा पानी जिसको बोलते हैं, मीठा पानी यानी कि फ्रेश वाटर, पीने योग्य जो होता है बहुत कम भाग है। ठीक है, पीने योग्य वाटर की मात्रा बहुत कम है। अब हम पढ़ेंगे जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। हाँ ठीक है, अब हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे। महासागर क्या होता है, जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। भाई जैसे स्थलमंडल के मुख्य भाग क्या थे, महाद्वीप, ऐसे ही जलमंडल के मुख्य भाग क्या है, महासागर। महासागर में क्या है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और महासागर जल हमेशा गतिशील है। महासागर का आपने देखा होगा, कभी आप बीच पे गए होंगे तो वो जल स्थिर अवस्था में नहीं रहता, हमेशा गति करता रहता है। और ठीक है, और स्थिर गति किस करता है, एक तो तरंगों के रूप में इस तरीके से, और ज्वार भाटा आता है कभी। ज्वार भाटा मतलब बड़ी मात्रा में एक समय ऐसे जाएगा पानी, फिर पीछे हटेगा, फिर पड़ी जाएगा, ये दिन में 2 बार होता है, और सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है अमावस्या को या पूर्णिमा को आता है। ठीक है, ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे कैसे कैसे ज्वार भाटा आता है। ठीक है, और क्या होता है, और महासागरीय धाराओं के रूप में भी जल बहता है। धाराएं मतलब एक समुद्र में भी नदियों की तरह धाराएं बहती हैं एक स्थिर भू क्षेत्रफल में। ठीक है, इस रूप में भी क्या महासागरीय धाराएं बहती हैं। बड़े से छोटे आकार का आधार पर क्रम से मैंने आपको बता दिया है कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, पैसिफिक, यानी कि पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। उसके बाद में क्या होगा, इंडियन ओशन, और उसके बाद में क्या होगा, साउदर्न ओशन, और उसके बाद में क्या होगा, आर्कटिक। आर्कटिक एकदम नॉर्थ पे होता है, रशिया वगैरह के ऊपर, यूरोप के ऊपर, आर्कटिक ओशन। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू साइज है, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में है साइज के ये सारे ओशन। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा जो मैरियाना गर्त हमने बताई थी, वो प्रशांत महासागर में ही है। और प्रशांत महासागर जल लगभग वृत्ताकार अवस्था में है, यानी चारों तरफ से घेरा हुआ है, इधर से अमेरिका को दोनों को, इधर ऑस्ट्रेलिया को भी घेरा है, और एशिया को भी यहाँ पे घेरा है पूरा। ठीक है, इस रूप में घेरा हुआ है। अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। ये एस आकृति बनाता है, मैंने पहले बताया था, इसको बता दिया है। पश्चिमी किनारे पर क्या है इसके, उत्तरी अमेरिका और साउथ एस आकर के बताएगा, तो इधर से नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, और यहाँ पे अफ्रीका है। इस तरीके से इसमें इसको दर्शाया गया है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। हाँ, इसका जो तट है ना, वो दंतुरित आकार का है। दंतुरित का मतलब है कटा फटा, इस तरीके से। जगह ये दंतुरित की परिभाषा इन्होंने बताई है, इन्होंने दंतुरित का चित्र को एक तरीके से दिखाया गया है ये। ठीक है, ये क्या है, कटा फटा है इसका आकार, ये वाला जो है ये कटा फटा है। अब ये एक सुविधा देती है कि इसमें जो नेचुरल वो बनाए जाते हैं, पोर्ट बनाए जाते हैं, वो नेचुरल पोर्ट बनाने में बहुत आसानी होती है। इसमें नेचुरली पोर्ट बने होते हैं, क्योंकि समुद्र को अंदर तक लेके जा उसको जहाज को यहाँ तक। ठीक है, तो ये पोर्ट बनाने में बहुत आसानी या सुविधाजनक होते हैं। दंतुरित रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए, हाँ इनके लिए बहुत आदर्श स्थिति होती है। व्यापार दृष्टि से बहुत सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, यही अपना अटलांटिक महासागर है। और ये ठीक है,
जिसका, और हिंद महासागर क्या है, एक ऐसा देश है ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पर पड़ा है, यानी कि भारत के आधार पर है। महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, और उत्तर में क्या है, एशिया, पश्चिम में अफ्रीका है, और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर से, अटलांटिक जो महाद्वीप है, सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप जो नीचे वाला महाद्वीप था, उसको चारों ओर से घेरा रहता है ये अपना साउदर्न ओशन कहते हैं इसको। और आर्कटिक महासागर ये ध्रुव, ये बिल्कुल ऊपरी अवस्था में नॉर्दर्न पोल के आसपास रहता है ये, ठीक है। हाँ, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, और यह चारों ओर से क्या है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से अलग होता है। बोरिंग संधि, बेरिंग संधि है, ये इसको अलग करती है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे, हमने स्थलमंडल पढ़ा, जलमंडल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल। देखो, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से गैस घेरी रहती है। जब अगर आप स्थिर अवस्था में बैठे तब भी आपसे कोई ना कोई गैस आपसे टच हो रही होगी, और आप ऑक्सीजन को तो भली भांति जानते ही हैं। गैस की बहुत सारी परतें होती हैं जिससे घिरी होती है हमारी पृथ्वी। वायुमंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम क्या लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। वायुमंडल क्या होता है कि लोगों को सूर्य के, हाँ, वायुमंडल का काम क्या है भाई, सूर्य इतना बड़ा आग का गोला है एक तरीके से, वो उसमें हमारी लाभदायक किरणें देता ही देता है, हानिकारक किरणें भी देता है। और हानिकारक किरणों को ये एटमॉस्फेयर अपने अपने आप में समेट लेता है, यानी खुद से रोक लेता है, और हमारे यहाँ तक नहीं आने देता है, तो इससे हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को, उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है, ठीक है। परतों, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे क्या आता है, क्षोभ मंडल। फिर क्या आता है, अगर ऊपर जाएंगे तो हम क्षोभ मंडल के बाद में क्या आएगा, ये आएगा समताप मंडल, समताप मंडल। और फिर क्या आएगा, मध्य मंडल। और फिर क्या आएगा इसमें, आयन मंडल, ठीक है। और फिर क्या आएगा, बहिर्मंडल। यहीं पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये देखो दिखाया गया है। क्षोभ मंडल, जितनी भी मौसम संबंधी जो घटना, ये इसकी लंबाई होती है लगभग 12 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पृथ्वी से, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं, इसी में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होंगी, इसी में होंगी। जैसे कि बारिश, आंधी, तूफान, ये सारी इसी में होती हैं। समताप मंडल क्या होता है, समताप मंडल होता है 50 किलोमीटर तक। कहाँ तक होता है, 50 किलोमीटर तक। अब जो यानी कि 18 से 50, और ये 12 18 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, समताप मंडल में ही। जैसे कि यहाँ से ये क्षोभ मंडल हो गया यहाँ तक, अब यहाँ से समताप मंडल। तो समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत। और ओजोन परत जो हार्मफुल रेज होती हैं सन की, हार्मफुल किरणें, हानिकारक जो किरणें होती हैं सन की, उनको हमारे पास तक नहीं आने देती है, हमारे पास तक नहीं आने देती है। इससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये एक तरीके से सुरक्षा कवच का काम करती है ओजोन परत, ठीक है। और समताप मंडल में क्या होता है, जो प्लेन वगैरह चलते हैं वही समताप मंडल में ही चलते हैं। प्लेन वगैरह क्यों चलते हैं, क्योंकि ये शांत वातावरण होता है यहाँ पे। समताप मंडल में क्या होता है, शांत वातावरण होता है, ठीक है। और मध्य मंडल मध्य मंडल के बारे में मध्य मंडल क्या होता है, अगर कोई क्या होता है एटमॉस्फेयर से उल्का पिंड, वगैरह जब पृथ्वी भारत इसके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है, तो उसको मध्य मंडल या आयन मंडल में आकर ही वो कैसा हो जाता है, विलुप्त, जलकर भस्म हो जाता है। और हम क्या करते हैं, अगर हम कोई मिसाइल वगैरह छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, तो मध्य मंडल में ही वो अधिकतर स्थिर रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए, इसमें बताया गया है कि मेटेरोइड्स जो होते हैं, मेटेरोइड्स मेटेरोइड्स जो होते हैं, ये यहीं पे मीजोस्फीयर में आकर ही, मध्य मंडल इसको बोलते हैं, इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, इसको समताप मंडल, ये हिंदी में है। अब ये थोड़ा इंग्लिश में बता दिया गया है इसमें, इस चित्र में, ठीक है। ये है ओजोन लेयर, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ये ट्रोपोपोज है, ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज किसको बोलेंगे,
ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर खत्म हो रही है और स्ट्रेटोस्फेयर की शुरू हो रही है, उसको ट्रोपोपोज। ऐसे इसको स्ट्रेटोपोज, इसको मीजोपोज, इसको थर्मोपोज बोल देते हैं। ठीक है, जहाँ से कोई नहीं शुरू होती है और खत्म होती है उसको उसी नाम से जान देते हैं। ठीक है, और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें ऊपर की तरफ जाने पर जैसी दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो टेम्परेचर घटता जाता है। टेम्परेचर, तापमान, तापमान घटता है। इसमें तापमान बढ़ता है, बढ़ता है, फिर इसमें घटता है, इसमें घटता है। ठीक है, और इसमें भी बढ़ता है। ये आप याद रखेंगे, इसके कारण हम विस्तार से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, सिर्फ अभी इतना याद रखेंगे। एरोप्लेन किस में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि शांत वातावरण होता है। इसमें नहीं उड़ सकते क्योंकि सारी तेज हवाएं, बादल का बनना, बारिश वगैरह सारा इसी में होता है। ठीक है, ये वाली बात। हाँ, एक्सोपोज के बारे में, इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, वैसे स्पेस यहाँ से शुरू हो जाता है, जो स्पेस कहते हैं हम। ठीक है, स्पेस यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, और इसमें क्या होता है, साफ शुष्क हवा का 90%, 99% भाग है। ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है इसमें? 78% ऑफ ऑल गैसेस, और ये कितना है? 21। तो ये तो 90%, 99% तो ये हो गई। बाकी 1% में सारी गैस आती हैं, आर्गन, कार्बन, CO2, ETC, सारी गैसें इसी में बाकी गैसें इसी में आती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारी इसमें गैसें। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी। वो डेंसिटी जो है उसमें, अगर ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे तो डेंसिटी कम होगी। ऊंचाई के साथ साथ घनत्व कम होता। ठीक है, ऊंचाई के साथ घनत्व कम होता है। ठीक है, यह घनत्व समुद्री तल से ऊंचाई के साथ क्या होता है? तल पर सबसे, समुद्री तल पर या नीचे, सबसे नीचे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऐसे जैसे कम हो जाएगा। और ऊंचा, जब घनत्व कम होगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेयर का जब प्रेशर कम होगा तो सांस लेने में समस्या होती है। जब आप देखेंगे ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो सांस लेने में समस्या होती है। और सांस लेने में समस्या क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, सांस लेने में समस्या होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाना पड़ता है अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं। हम जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे। अच्छा, एक चित्र है, इसको अभी समझा देता हूँ। ये तीनों हमारे मंडल हैं। एक तो जीव जलमंडल ये रहा, स्थल मंडल ये रहा, और वायुमंडल ये रहा। तीनों को एक जगह जब ये एक साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीव मंडल बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? जीव, या फिर जैव मंडल। क्या बोल देते हैं इसको? जैव मंडल। ठीक है, हाँ। ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब। वायु दाब, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु, अब अच्छा ये मैं बता देता हूँ। अगर टेम्प देखो, एक होता है निम्न दाब, निम्न दाब, एक होता है उच्च दाब, उच्च दाब। निम्न दाब कब होगा? जब तापमान, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो निम्न दाब, और घटेगा तो उच्च दाब। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वहां की वायु हल्की हो जाती है। वायु क्या होती है? हल्की। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके पार्टिकल कैसे हो जाएंगे? एक्सपेंड। ठीक है, अब जब वायु हल्की होगी तो वायु हल्की होने के बाद में क्या होगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो उसका स्थान घेरने की, जैसे जैसे वायु ऊपर उठेगी तो उसका स्थान, उसका नीचे खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगी जगह, तो उसका स्थान घेरने के लिए ठंडी हवा आएगी यहाँ पे। ठंडी हवा यहाँ पे उसका स्थान घेरने के लिए आएगी, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। फिर ये ठंडी ठंडी होकर इधर चली जाएगी, और गर्म होकर इधर जाएगी। तो ये साइकिल इस तरीके चलती है। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न निम्न दाब की ओर बहती है। ये निम्न दाब है। तापमान उच्च होगा, दाब, टेम्परेचर अगर हाई होगा
तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो निम्न दाब की ओर हवा बहती है यहाँ से उच्च दाब से, क्यों बहती है पता लगा आपको। अब जैवमंडल के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, या जैवमंडल क्या है, जैवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित क्षेत्र होता है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद रहता है, जीवन की बहुत सी प्रजातियां, बहुत सारी यानी जीवन की सारी दशाएं मौजूद रहती हैं यहाँ पे। और बहुत सारी प्रजातियां जो क्या होती हैं, जो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया से लेकर और स्तनधारी आकार की स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, एक तो होता है जंतु जगत एवं पादप जगत में बांटते हैं। पादप जगत में मतलब फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना में बांटते हैं। फोना में आता है एनिमल वगैरह, ह्यूमन, ठीक है, और फोना में आता है प्लांट और फॉरेस्ट वगैरह, सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, पादप जगत में पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि ये तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व संभव नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जल के बिना स्थलमंडल नहीं रह सकता, स्थलमंडल के बिना वायुमंडल नहीं रह सकता, वायुमंडल के बिना जलमंडल नहीं रह सकता। ऐसे एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है इनकी। ठीक है, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित होते ही रहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इससे ढलुआ, हाँ, अगर लकड़ी काट ली हमने तो क्या होता है, वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी, लूज हो जाएगी, पृथ्वी उसको बांध के नहीं रहेगी मिट्टी। तो वहाँ अगर बारिश वगैरह होगी तो फिर क्या होगा, तेज हवा के इसकी मिट्टी बहने लगेगी। ठीक है, भूकंप, और फिर क्या होता है, इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह परिवर्तन होती है। हाल ही में सुनामी बाढ़ के नाम में आपने सुना होगा। झीलों तथा नदियों से दूषित पादपों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। मान लो झीलों का जल, अगर जलमंडल प्रभावित होगा, दूषित होगा, तो उसका स्थलमंडल पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जल को हम कहीं ना कहीं मानव तो कंज्यूम करता है, या फिर एनिमल प्लांट्स वगैरह हम लेते हैं, तो उससे मानव के लिए, पशुओं के लिए, इनके लिए निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। उद्योगों से, अगर जो उद्योग या तापीय संयंत्रों से और गाड़ियों से उत्सर्जीय वायु होती है, अब देखो क्या होता है कि CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। भाई वो तो प्रभावित कौन हो रहा है उससे, मतलब दूषित क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है वायुमंडल। दूषित क्या हो रहा है उससे, वायुमंडल। लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, स्थलमंडल पर, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, यही वाली बात बताई गई है। और जब इसको क्या कहते हैं, CO2 की मात्रा को बढ़ना, क्योंकि CO2 मात्रा बढ़ रही है तो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्या, तो क्या होता है अच्छे से बताएंगे। इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो हीट होती है, पृथ्वी सनरेज जो होती है, जो जाती है यहाँ से, परावर्तित किरणें जो होती हैं सन की, उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जाने नहीं देती। इससे क्या होता है, हीट को ज्यादा देर तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय तापन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसलिए भूमंडल, वायुदाब तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता। हाँ, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि आप, और कंज्यूम आप उतना करिए जितना आपको आवश्यकता हो। अति कंज्यूम करने से क्या होता है, आप सिर्फ आप पे इंपैक्ट नहीं कर रहा, ये पूरी मानव जाति पर, पूरी समाज पर और पूरे वायुमंडल पर इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।